मेरे ख्याल से आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। आज की क्लास क्या है पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। आज से हमारे चैनल पर अभी जो एमपीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के संबंधित, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के संबंध में जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके संबंध में क्लासेस चालू हो रही हैं। के तहत आज की जो बेसिक क्लास है उसमें हम सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ना आपको क्या क्या है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बस इतनी बेसिक बातों के बारे में हमको आज क्या है चर्चा करनी है, ठीक है। मतलब मोटा मोटा बातें क्या हैं कि एग्जैक्टली आपको आने वाले समय में क्या क्या करना है, बुक लिस्ट क्या क्या होगी, इसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। इसके संबंध में जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर कल से चालू हो जाएंगी। कोशिश करेंगे कि खंड अ और खंड बा का जो पार्ट सिलेबस है दोनों के को एक साथ लेकर के कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा भी मैनेज होगा उसके आधार पर उसको देखेंगे, ठीक है। और अभी के लिए क्या है, आज जो हम क्लास में करने वाले हैं बुक लिस्ट वगैरह के बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा सिलेबस है, ठीक है। जो कि आपका एमपीपीएससी का जो जनरल सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत आसानी से खास करके खंड ए को क्या किया जाता है, कवर किया जा सकता है, ठीक है। देखो एग्जाम के बारे में क्या है, आपको मेरे ख्याल से सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में क्या है अवेयर हैं, बट फिर भी एक चूंकि हमारा काम है तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या है कि पद का नाम क्या है, तो सहायक कुल सचिव, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है। क्या कितनी पोस्ट हैं, तो टोटल पोस्ट क्या है 13 है। मध्य प्रदेश में जो आरक्षण का गणित है उसके आधार पे सबका अपना यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, किसको किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट मिली हुई है, ठीक है। तो यूआर की 4 पोस्ट आती हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 3 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की भी 1 है, ठीक है। इस आधार पे क्या किया गया, पूरा सीटों का वितरण किया गया है, ठीक है। ये तो क्या हो गई, बेसिक बातें हो गई। वेतनमान वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, सब अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये दूसरा क्या है, द्वितीय श्रेणी की क्या रहेगी, राजपत्रित अधिकारी रहता है, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्या रहता है, राजपत्रित अधिकारी। द्वितीय श्रेणी का क्या होता है, कर्मचारी होता है। तो उसके लिए क्या है भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक अर्हता क्या होगी उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने क्या है डिग्री की ली हुई है, मतलब आप क्या है ग्रेजुएशन किए हुए हैं 55% मार्क्स के साथ, तो आप उस पद के लिए क्या है क्या रहेंगे, आप वो रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है। पीजी पीजी किए हुए हैं, आप स्नातकोत्तर किए हुए हैं, तो आप उसके लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हो गई। उसके बाद क्या आता है आपका परीक्षा वगैरह क्या रहेगी, जो पूरा सिलेबस रहेगा। तो चूंकि अभी जस्ट हमने जो डिस्कस किया कि पेपर जो पूरा सिलेबस है वो खंड आ और खंड बा में बटा हुआ है। जो खंड आ है वो पूरा किससे डील करता है, आपका सिर्फ 3 प्रकार के टॉपिक से डील करता है। एक क्या है आपका मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास क्या है, मध्य प्रदेश की संस्कृति क्या है, मध्य प्रदेश की राजनीति क्या है, मतलब पॉलिटी क्या है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी क्या है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी क्या है। ये 5 टॉपिक कवर होते हैं मध्य प्रदेश में। टोटल 3 यूनिट से कवर किया गया, 3 यूनिट के रूप में कवर किया गया है। बाकी जो 2 यूनिट हैं उनमें से एक यूनिट आपका किससे डील करती है, आईसीटी से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से डील करती है। और एक यूनिट किससे डील करती है, आपकी करंट अफेयर या आदि जो पोर्सन साथ में रहते हैं सहायक पोर्सन, ठीक है, उससे क्या करती है, डील करती है, ठीक है। इसके अलावा जो खंड बा है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। उसमें क्या आ जाता है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन, मतलब उच्च शिक्षा या उससे अन्य संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं उन सब टॉपिक को कवर किया गया है। जो आपका लगभग क्या होता है, थोड़ा बहुत जो सिलेबस है वो आपका बीएड में जो पेडागोजी वगैरह सिलेबस होता है उससे क्या है रिलेटेड आता है, ठीक है। अब क्या होता है, क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा इसमें डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो आता है आपका खंड अ, ठीक है। ये क्या आता है आपका खंड आ वाला जो पोर्शन आता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। खंड आ में क्या क्या चीजें हैं, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश, इसके अलावा क्या है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। जो ये मध्य प्रदेश है इसमें क्या है टोटल 5 टॉपिक शामिल किए गए हैं। पहला क्या है इतिहास, दूसरा क्या है संस्कृति और साहित्य, ठीक है। इतिहास क्या है मध्य प्रदेश का, दूसरा मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य क्या है। मध्य प्रदेश के इतिहास के तहत क्या है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं क्या हैं, प्रमुख राजवंश क्या हैं। प्रमुख घटनाएं कहाँ से, तो आपका पूरा उससे वैदिक का सिंधु घाटी से ले लो। वैसे सिंधु घाटी का मध्य प्रदेश में कोई खास स्थल है नहीं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ते हैं। तो वैदिक काल से आ जाओ, वैदिक काल से लेकर के पूरा मॉडर्न इतिहास, मतलब कि आज़ादी में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, वहाँ तक का पूरा जो घटनाक्रम होता है, ठीक है। उसमें पूरा मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, कैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश में राजपूत वंश आते गए, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, ठीक है। परमारों का यहाँ पे क्या रहा, चंदेलों का यहाँ पे क्या रहा, वो सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं राजवंशों में। स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान, कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, असहयोग आंदोलन चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा सीडीएम चल रहा है। इन सब चीज़ों में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, खिलाफत चल रहा है मध्य प्रदेश का, उसमें क्या योगदान था, क्विट इंडिया चल रहा है उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान था। मध्य प्रदेश से कौन कौन से नेता उभर करके आए जिनने सब योगदान दिया। क्विट इंडिया के टाइम सिवनी जेल, सिवनी में जो जेल है वो पूरा भर दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। वो सब चीज़ें क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी पॉइंट आते हैं वो सभी क्या कवर करते हैं, आपकी संस्कृति और साहित्य को कवर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से।
बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि इतिहास वाले पोर्शन से ज़्यादा महत्व रखता है। अभी जो सिविल का पेपर हुआ था उसमें भी आप इसी पोर्शन का ज़्यादा महत्व पाएंगे। साथ ही साथ क्या है, अभी डेंटल का पेपर हुआ था, ठीक है, डेंटल पेपर किसने लिया, डेंटल का एमपीपीएससी ने लिया। इसके साथ ही क्या हुआ था, एएमओ का पेपर हुआ था, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर का, उसमें भी क्या हुआ आपका पूरा उसी चीज़ का जो साहित्य और संस्कृति उसका पोर्शन आपको ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है। तो इसमें भी आपको साहित्य संस्कृति का पोर्शन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो साहित्य संस्कृति में क्या क्या है आपका, कला क्या है, संस्कृति क्या है, कला में मालवा क्षेत्र में कौन कौन सी कलाएं प्रचलित है, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, निमाड़ में। फिर इसमें भी कलाओं में आ जाता है कि लोक गायन क्या है, लोक चित्रकला क्या है, लोक साहित्य क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में चीज़ें आती हैं। प्रमुख जनजातियाँ क्या हैं, बोलियाँ क्या हैं, ठीक है। जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां हैं, पीवीटीजी जनजाति क्या होती है, सब के बारे में हम आने वाली क्लासेस में कुछ दिन में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कल से क्लास चालू करेंगे हम, ठीक है। तो जनजातियां क्या हैं, आपदाग्रस्त जनजातियां जिनको हम क्या बोलते हैं, पीवीटीजी बोलते हैं, वो सब क्या होती हैं, बोलियां क्या होती हैं। मध्य प्रदेश में बोलियां में निमाड़ी, मालवी, ये सब जो बोलियां चल रही है एक अलग पोर्शन हो गया। दूसरा जनजातीय बोलियां क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो भीली होती है, ठीक है, तो भील लोग भीली बोलते हैं, तो उनकी भाषा का महत्व क्या है, उसमें कौन कौन से वो लिखे गए, कुछ साहित्य लेखन किया गया अथवा नहीं किया गया, उनका ग्रामर किसने लिखा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार क्या हैं, लोक संगीत क्या है, लोक कलाएं क्या हैं, प्रमुख साहित्यकार क्या हैं। प्रमुख साहित्यकारों को भी हम डिवाइड करेंगे आगे चल करके 4 स्तरों में, कि प्राचीन काल के इतिहासकार कौन हैं, मध्यकाल के इतिहासकार कौन हैं, फिर इसके बाद आधुनिक काल के इतिहासकार कौन हैं, और चौथी एक कैटेगरी आती है कि लोक साहित्यकार कौन है। लोक साहित्यकार मतलब जैसे आपने क्या पढ़ लिया, ईसुरी पढ़ते हैं हम, ठीक है, ईसुरी पढ़ते हैं, या निमाड़ में हम पढ़ते निमाड़ में देखते हैं, निमाड़ का जिनको कबीर कहा जाता है, ठीक है। वो सब चीज़ें हम यहाँ का क्या पढ़ेंगे, लोक साहित्य के तहत पढ़ेंगे, या लोक साहित्यकारों की कैटेगरी में पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटनों को हम अलग अलग स्तरों में डिवाइड करते हैं, कि ऐतिहासिक पर्यटन क्या है। तो ऐतिहासिक पर्यटन में भी हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक अथवा उसी को क्या बोलते हैं, पुरातात्विक पर्यटन बोलते हैं। तो ऐतिहासिक अथवा पुरातात्विक पर्यटन को भी हम डिवाइड कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की गुफाएं कौन कौन सी हैं, मंदिर कौन कौन से हैं, किले कौन कौन से हैं, ठीक है। अन्य जो चीज़ें आ जाती है उसके तहत हम क्या कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही आता है मध्य प्रदेश में प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक पर्यटन स्थल को भी हम फिर डिवाइड करते हैं कि प्राकृतिक पर्यटन स्थल में क्या क्या आता है। तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, या अन्य जो चीज़ें आ जाती हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो आता है आपका उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पूरा पर्यटन स्थल देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, कुछ व्यक्तित्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जनजातीय व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, कि भीमा नायक कौन थे, ठीक है, तात्या टोपे कौन थे, या अन्य जो बहुत सारे लोग हो गए। अभी रानी कमलापति क्या थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। या फिर अन्य जनजातीय नेतृत्व के लोग आ गए, या फिर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग आ गए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में वन क्या है, वन के प्रकार क्या होते हैं, वन के प्रकार कोपेनहेगन के आधार पे मध्य प्रदेश में कौन कौन से मिलते हैं, वन के प्रकार प्रशासनिक आधार पे कौन कौन से होते हैं, वन के प्रकार जलवायु के आधार पे कौन कौन से होते हैं, पर्वत हैं तो पर्वतों में कौन कौन से पर्वत हैं, उन पर्वतों में कौन कौन सी चोटियाँ स्थित हैं, ठीक है, कि सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली का थोड़ा पोर्शन भी मध्य प्रदेश में आ जाता है, ठीक है। इन सब के बारे में, नदियाँ, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्यों, क्योंकि देश में सर्वाधिक नदियाँ किसी अगर पर्टिकुलर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या है, देखने को मिलती हैं। उन नदियों का उद्गम कैसे होता है, किस नदी में कौन सा बांध है, किस नदी में कौन से बांध से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जलवायु कैसी है मध्य प्रदेश की, जलवायु में ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, वर्षा ऋतु क्या होती है, शीत ऋतु क्या होती है, इसमें भी यूनाला क्या होता है, चौमासा क्या होता है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो मध्य प्रदेश में पवन चक्कियाँ क्या हैं, पवन चक्कियों के संबंध में जैसे हम बात करते हैं ना, कि आपके देवास में पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं, तो उनके बारे में पहली चक्की कहाँ लगी, या सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से हो रहा है, सौर ऊर्जा का उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे, या बायोमास ऊर्जा जो होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, बाचा गांव जो है हमारा उसका क्या महत्व है। इन सब पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे भाई कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी नहरें बनी हुई हैं, नहरों से सिंचाई सर्वाधिक किस क्षेत्र में होती है, कुआं से सिंचाई सर्वाधिक किस क्षेत्र में होती है। या फिर विद्युत परियोजनाएं, तो विद्युत परियोजनाओं में तापी विद्युत परियोजना तापी विद्युत मतलब क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, जो कोयले से चलते हैं। वो पावर प्लांट कौन कौन से हैं, कहाँ कौन सा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, किससे कितनी ऊर्जा उत्पादित हो रही है, ठीक है, किसमें कोयला कहाँ से आता है, किसमें पानी कहाँ से आता है, ये सब प्रश्न बनते हैं आपके उसमें एग्जाम में, ठीक है। ये तो क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में हो गया। इसके अलावा क्या आ जाते हैं आपके बाकी जो हाइड्रो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो प्लांट्स में कौन कौन से किस बांध से कितनी ऊर्जा उत्पादित हो रही है,
अगर सरदार सरोवर पटेल बांध से ऊर्जा उत्पादित हो रही तो उसमें गुजरात का कितना वो है, गुजरात का कितना शेयर रहता है, मध्य प्रदेश का कितना शेयर रहता है, महाराष्ट्र का कितना शेयर रहता है, राजस्थान का कितना शेयर रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हम चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का राजनीति एवं अर्थशास्त्र, इन सब चीज़ों में क्या है, तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो राज्यपाल क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है, किस आर्टिकल के तहत इनका गठन किया जाता है, मंत्रिमंडल में कितने लोग रहेंगे, मंत्रिपरिषद में कितने लोग रहेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल क्या उसका विधायिका का अंग होता है कि नहीं होता है, कैसे काम करता है, किन परिस्थितियों में उसको अपॉइंट किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में वो क्या क्या विवेकाधीन शक्तियाँ होती है, उसके पास क्या क्या निर्णय लेगा, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विधानसभा का गठन कैसे होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानमंडल वो नहीं है, विधान परिषद नहीं है, इसलिए उसको सिलेबस में लिखा भी नहीं गया है, पर ठीक है। बट जो विधायिका होती है, उस विधायिका के क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं, विधान सभा होती है, विधानमंडल होता है, एक राज्यपाल होता है, ठीक है। तो चूंकि विधानसभा और राज्यपाल है, इसलिए दोनों मेंशन है, विधान परिषद हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, अभी जस्ट चुनाव हुए, ये चुनाव के उदाहरण के लिए आपका प्रश्न आ सकता है कि अभी जो चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव, ये किस नंबर के चुनाव थे, मतलब जब से चुनाव होना चालू हुए उससे अभी तक में कितनी बार चुनाव हो चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 6वां चुनाव था, अगर आप चेक करेंगे, ठीक है। 1995 से आप मोटा मोटा मान लीजिए कि चुनाव होना चालू हुए थे, क्योंकि 93 में व्यवस्था गठित हुई थी, तो ये क्या है, लगभग 6वें नंबर का चुनाव था, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके पूरे प्रश्न बन सकते हैं। किन आर्टिकल्स के तहत क्या किया जाता है, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, और एससी को, एसटी को, या फिर ओबीसी का भी पूरा विवाद जो चल रहा था आरक्षण को लेकर के, किसमें, पंचायती राज में। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, इसके बारे में हम क्या है, विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में। जननांग की जनगणना, मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के संसद के आधार पे, और साथ ही साथ हम 2011 का 2001 के साथ क्या देखेंगे, थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। किस राज्य में किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, किस जिले में क्षेत्रफल ज़्यादा है, 2018 के बाद क्या स्थिति परिवर्तित हुई, 2018 के पहले क्या स्थिति थी, क्यों, क्योंकि 2018 में नए जिले का गठन हुआ, ठीक है, उसका निवाड़ी का आपके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा आर्थिक विकास कि मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया, योजना आयोग के पहले वो कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, 72 में क्या होता है, आपका योजना आयोग का गठन होता है, ठीक है। इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रमुख उद्योग क्या है, तो उद्योग के प्रकार क्या होते हैं, कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, वन आधारित उद्योग क्या होते हैं, आपके खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कॉपर उद्योग कौन कौन से चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, या उसका अन्य ऊर्जा अन्य खनिजों संबंधित कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर मध्य प्रदेश में कृषि और कृषि आधारित उद्योग, वही हमारा पॉइंट आ गया ना, कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसके अलावा कृषि क्या है, तो कृषि की स्थिति क्या है, किन किन कारणों से कृषि हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, बहुत ज़्यादा विकसित है। मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिल चुका है, तो किन कारणों की वजह से मिल रहा है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो हमने पीछे डिस्कस किया क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की प्रमुख समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं का मतलब क्या होता है, करंट अफेयर्स। तो उसमें क्या है, प्रमुख करंट अफेयर में क्या दिया हुआ, एक पोर्शन खेल दिया हुआ है। इसके अलावा क्या है, जन कल्याणकारी योजनाएं दी हुई हैं, और चर्चित व्यक्तित्व में स्थान दिए हुए हैं, मतलब। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जन कल्याणकारी योजना क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या चल रही हैं, जनजातियों के लिए क्या चल रही हैं, शिक्षा के लिए क्या चल रही हैं, आर्थिक विकास के लिए क्या चल रही हैं, ठीक है। अन्य जो वंचित वर्ग हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए क्या चल रही हैं। स्वास्थ्य में भी देखेंगे, बालिका स्वास्थ्य के लिए क्या चल रहा है, और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए क्या चल रहा है, आर्थिक रूप से विकास के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और आखिरी में एक यूनिट दी हुई आपकी इसमें आईसीटी, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है इसको, कैसे पढ़ेंगे इसको, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें सिर्फ 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं गिन करके, जो आपकी डेली लाइफ से संबंधित है। कौन कौन से, ई गवर्नेंस, मतलब कि ई प्रशासन की बात की जा रही है, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट जो आपके डेली जीवन संबंधित है। अभी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा ई कॉमर्स क्या होता है आपका, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब पूरी व्यवस्था कैसे चलती है। बी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है, सी टू बी क्या होता है, ठीक है। इसमें कैसे काम करता है, इंटरफेस कैसे होता है, इन सब के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। रोबोटिक्स क्या होती है, एआई क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। जब हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं, या जो आपके पास साथ साइबर फ्रॉड होते हैं, उसमें साइबर फ्रॉड से संबंधित अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके वो क्या होता है, 2G 1G, पहले क्या होता था, 1G फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, मोबाइल में 1G क्या है, 2G क्या है, 3G क्या है, 4G क्या है, 5G क्या है, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, क्या गीगाहर्ट्ज़ होते हैं इनके, ठीक है। इन सब के बारे में देखेंगे। ये तो क्या था, आपका पार्ट ए का पोर्शन था।
पार्ट बी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपको कंटेंट में थोड़ी दिक्कत जा रही है, उससे हम अपनी क्लासेस चालू करेंगे। हमारी जो कल से क्लासेस चालू होंगी पार्ट बी से चालू होंगी, और कोशिश करेंगे पार्ट ए के पोर्शन को भी हम क्या करते चलें, साथ ही कवर करते चलें, ठीक है, धीरे धीरे करके। यहाँ पे जो इकाई 1 है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। कोशिश करेंगे ये कम से कम 4 से 5 लेक्चर में हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। 4 से 5 लेक्चर में क्या है, उच्च शिक्षा दिया हुआ है, उच्च शिक्षा से ही संबंधित पूरे टॉपिक दिए हुए हैं आपके। क्या क्या है, उच्च शिक्षा का ढांचा क्या है, उच्च शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं, उच्च शिक्षा के प्रकार में क्या आता है, टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है, नॉन टेक एजुकेशन क्या होती है। टेक्निकल एजुकेशन में भी बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं कि इंजीनियरिंग क्या होता है, आपका वो क्या होता है, फार्मा एजुकेशन क्या होता है, मेडिकल एजुकेशन क्या चल रहा है, नर्सिंग एजुकेशन क्या चल रहा है। इसके अलावा नॉन टेक में आ जाएंगे तो नॉन टेक में आपका बीएससी, बीकॉम, बीए सब जो चलते हैं, इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। ये तो क्या क्या प्रकार होगा। इसके बाद आता है आपका प्रशासनिक ढांचा, उद्देश्य एवं उत्तरदायित्व बताना है और कार्यक्रम बताना है। किनका, प्रशासनिक ढांचा, उद्देश्य, उत्तरदायित्व एवं कार्यक्रम किनका बताना है। ये जो नीचे दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं, यूजीसी दिया हुआ है, नेक दिया हुआ है, एआईसीटी दिया हुआ है, आपका नेशनल मेडिकल कमीशन जो अभी पिछले 2019 में बनाया गया था, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त करके नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया था, ठीक है, तो वो दिया हुआ है। इसके अलावा एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वो दिया हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपका पूरा वो होता है न्यायिक व्यवस्था में, जो वकीलों का एक अपना व्यवस्था रहती है, उसको क्या बोलते हैं, बार काउंसिल बोलते हैं, ठीक है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ एक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव है, ठीक है, तो उसका क्या महत्व है, वो कैसे काम करता है। फार्मेसी काउंसिल फार्मेसी एजुकेशन कैसे मैनेज करती है। नर्सिंग काउंसिल नर्सिंग एजुकेशन जो आपका पूरा होता है, बीएससी इन नर्सिंग, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करती है। तो आपका एएनएम वगैरह जो रहते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आता है कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएआर आता है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और वेटनरी एजुकेशन के लिए आता है, और आयुष एजुकेशन के लिए आता है। आयुष एजुकेशन में क्या आता है आपका, आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है उद्देश्य एवं कार्यक्रम, तो इसमें उद्देश्य एवं कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या आ जाती है आपकी, रूसा कार्यक्रम आता है, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या होता है, कब से काम कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी और एक्स्ट्रा योजनाएं लेकर के आई थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डीएसटी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक इसमें कैसे काम करता है, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। एनआईसी कैसे इसमें योगदान दे रहा है, एनआईसी मतलब क्या है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कैसे काम करता है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, वो क्या है आपके, यूनाइटेड नेशंस सॉरी यूनेस्को दिया हुआ है आपका, क्या दिया है, यूनेस्को दिया हुआ है। इसके अलावा यूनिसेफ दिया हुआ है। इसके अलावा आपका दिया है एडीबी बैंक दिया हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या कर रहा है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, और एक नया टॉपिक अच्छा सा दिया हुआ है आपका, उसमें क्या है, कॉमनवेल्थ लीग ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, मतलब कॉमनवेल्थ जो नेशन है, कॉमनवेल्थ नेशन कौन होते हैं, जो ब्रिटिशर कभी कभी ना कभी किसी टाइम पीरियड में क्या थे, ब्रिटिशर्स के उसमें कंट्रोल में थे, बाद में क्या हो गए, सब फ्री होते चले गए। उनका एक अपना संगठन बना हुआ है, तो कॉमनवेल्थ संगठन जो है उसमें एक लर्निंग का प्रोग्राम, लर्निंग रिलेटेड एक संगठन अलग से बना करके रखे हुए हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके उत्तरदायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, उसके बारे में चर्चा। ये तो क्या था आपका पूरा यूनिट 1 से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में हम कल से क्लास चालू करेंगे, कोशिश करेंगे 5 से 6 दिन में आपका पूरा बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में पूरा अच्छे तरीके से क्या हो जाए, कवर हो जाए। दूसरा क्या है आपका, उच्च शिक्षा सामान्य प्रशासन की लोक सेवा आयोग, क्या मतलब एमपीपीएससी, क्या आपका ये जो पूरा पेपर है कौन करवा रहा है, एमपीपीएससी करवा रहा है। अगर आपको यही नहीं पता है कि एमपीपीएससी का क्या कार्य होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसके क्या उत्तरदायित्व होते हैं, वो कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कब से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अभी अध्यक्ष कौन है, उसके कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। इस बार की सिविल की पीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एमपीपीएससी में कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, तो ये प्रश्न तो आपको वहाँ पे भी आ सकता है। ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं बनी है ना कि यहाँ पे जो प्रश्न है वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या है आपका, आरटीआई एक्ट दिया हुआ है, नागरिक एवं प्रशासन दिया हुआ है, जन सहभागिता दिया हुआ है, ठीक है। ऑम्बुड्समैन मतलब कि लोकपाल क्या होता है, उसके संबंध में आचार संहिता क्या होती है, सीएम हेल्पलाइन कैसे काम करता है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। आप में से कुछ लोग सरकारी कर्मचारी होंगे, उनके लिए उनको पता होगा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम का कितना ज़्यादा महत्व है एक उसमें तहसील आदि में, या उसमें एसडीएम ऑफिस वगैरह में, ठीक है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो कैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत क्या होता है, आपके खिलाफ एक अर्थदंड लगाया जा सकता है, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है, ठीक है। इसको समझेंगे हम। इसके बाद आता है आपका थर्ड यूनिट में क्या दिया हुआ है, शैक्षणिक प्रशासन दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 दिया हुआ है, और उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं आसपास की, वो सब दिया हुआ है, ठीक है।
इसके बाद है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रशासन। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा प्रशासन में कुछ नहीं दिया हुआ है। देखो अगेन सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। यही हम अभी काम कर रहे हैं। आपकी यूनिट 1 में यहाँ पे क्या दिया हुआ था, विभिन्न तरह के संगठन दिए हुए थे, ठीक है। ये विभिन्न संगठन दूसरे पॉइंट में, और ये विभिन्न संगठन यहाँ आखिरी 5वें पॉइंट में। इन्हीं संगठनों को वापस मेंशन किया गया है कहाँ, यूनिट 4 में। बस अंतर क्या आ गया है कि अब उनको आपको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। उन्हीं संगठनों को मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में आपको पढ़ना है कि ये मध्य प्रदेश में क्या कर रहा है। अगर यूजीसी कुछ काम कर रहा है तो मध्य प्रदेश में क्या काम कर रहा है, अगर यूनेस्को कुछ काम कर रहा है तो मध्य प्रदेश में क्या काम कर रहा है, ठीक है। बस इतना सा काम उसमें क्या है, यूनिट 4 में दिया गया है। इसके बाद आता है आपका विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें कि विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल, परीक्षा समिति क्या होती है, परीक्षा परिणाम क्या होता है। मतलब सिंपल सा क्या है कि एक विश्वविद्यालय में एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है। वो पूरा स्ट्रक्चर, वो पूरा ढांचा कैसे काम करता है, उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे क्या है सिलेबस में मेंशन की गई हैं, उसको हम देखेंगे। इसके बाद यूनिट 6 आता है जिसमें वित्तीय प्रबंधन दिया हुआ। यहाँ पे बहुत सामान्य टॉपिक दिए हुए हैं। इन सामान्य टॉपिकों को आपका दरअसल ये इकोनॉमी संबंधित होते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लोक लेखा समिति क्या है, वित्त पोषण क्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे किया जाता है, लोक ऋण क्या होता है, अनुदान कैसे मिलता है, अनुदान आंतरिक अनुदान क्या होता है, बाह्य अनुदान क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। वित्तीय प्रबंधन, बजट मैनेजमेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, आपका पूरा एक वो होता है, एफआरबीएम एक्ट होता है, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट आया था, वो भारत सरकार लेके आई थी। बाद में उसको लागू करने के लिए मध्य प्रदेश ने उसका अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी उसको लेके आई थी। हम क्या है इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे, वही आपके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका शिक्षण एवं शोध। शिक्षण एवं शोध में क्या दिया हुआ है कि शोध संस्थान क्या होते हैं, शोध का अर्थ क्या होता है, शोध में नैतिकता कैसे आती है। शोध में नैतिकता का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल से समझ लो कि क्या कर रहे हैं आप, कोई चिकित्सकीय शोध कर रहे हैं। चिकित्सकीय शोध का मतलब क्या होता है, किसी आप अपने कंपाउंड का, ड्रग का क्या करने वाले हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल करने वाले हैं, परीक्षण करने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नैतिकता का ध्यान रखना पड़ेगा। नैतिकता मतलब क्या है, मेडिकल एथिक्स, कि आप किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हैं, हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं, आपकी उस दवाई से किसी को क्या है, निधन आदि तो नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षण सामग्री क्या होती है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक मतलब नीतिगत कारक क्या होते हैं, नैतिक तकनीकी कारक क्या होते हैं, मानवीय कारक क्या होते हैं। मानवीय कारक मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। मानवीय कारक मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ये प्रशासनिक कारण क्या होता है, कि एक प्रशासनिक अधिकारी जांच करने नहीं जा रहा, तो वो भी चीज़ क्या करती है, शिक्षा को प्रभावित करती है। या प्रशासनिक अधिकारी सीएसआर का यूज नहीं कर रहा शिक्षा में, तो वो चीज़ें भी क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। ये शिक्षण एवं शोध हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये बहुत प्यारा टॉपिक है। अभी चूंकि आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी, 86 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो क्या थी। बाद में उसमें संशोधन हुआ तो वो क्या थी, अभी 2020 में आई है फाइनली, तो वो क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौशल विकास के लिए, नीति प्रशासन के लिए, मूल्यों के लिए, मूल्य विकास मतलब वैल्यूज के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। कृषि, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, इन सब चीज़ों के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूनिट 9 आती है। यूनिट 9 में क्या किया गया है, बहुत ही सामान्य टॉपिक दिए गए हैं जो आपका अभी यहाँ पे दिए गए थे यूनिट 5 में, ठीक है। आपके जो यूनिट 5 में टॉपिक दिए गए थे, उसी से संबंधित लगभग टॉपिक आपके कहाँ दिए गए, यूनिट 9 में दिए गए हैं। जिसमें मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा नियामक आयोग, मतलब मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रबंधन एवं नियंत्रण के संबंधित एक क्या बनाया गया, आयोग बनाया गया है। उस आयोग के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। जैसे क्या है, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिए गए, जैसे क्या है, मध्य प्रदेश प्रवेश शुल्क एवं विनियामक समिति, ठीक है, कि आपके उच्च शिक्षण संस्थानों में फीस वगैरह कितनी रहने वाली है, उसका रेगुलेशन कौन करने वाला है, इसके संबंध में एक आयोग बना हुआ है, के बारे में देखेंगे। निजी विश्वविद्यालयों का विनियामक आयोग, क्या 50 प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही है, तो उनको कौन रेगुलेट कर रहा है, उनके संबंध में फीस का नियमन वगैरह कौन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, और मध्य प्रदेश आपका क्या हो जाता है, अल्पसंख्यक वर्ग या पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, ठीक है। इन सभी आयोगों के बारे में हम देखेंगे, इनकी संरचना क्या होती है, इसमें क्या कितने सदस्य होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इनको संवैधानिकता प्राप्त है, अथवा अगर संवैधानिकता प्राप्त नहीं है तो किस कानून के तहत ये क्या है, स्थापित किए गए हैं, ठीक है।
इसके बाद आता है आपका इकाई 10। इकाई 10 में क्या बातें की गई हैं? अध्ययन बोध। अध्ययन बोध का सामान्य सा मतलब क्या है कि आपको अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। अपठित गद्यांश या फिर अपठित पद्यांश, दोनों बातें यहाँ पे की गई। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश मतलब आपको गद्य भी दिया जाएगा और पद्य भी दिया जाएगा, और उस गद्य और पद्य के आधार पर कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर देने रहेंगे। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, जब हमारे बाकी के यूनिट्स कवर हो जाएंगी तो हम कुछ प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे उसके लिए, और देख लेंगे कैसे एग्जैक्टली कवर किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप पॉइंट समझ गए होंगे। ये हमने क्या करी, पूरी आपकी सिलेबस की चर्चा करेगी। मेरे ख्याल से आप सिलेबस में थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई होगी एग्जैक्टली कि कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट्स समान है, किन किन पॉइंट्स को आपको कैसे कवर करने की आवश्यकता है। अब आता है पॉइंट कि हम अगर अपने आधार पे तैयारी करने बैठते हैं तो हमको किन किन पुस्तकों को लेकर के बैठना है। ठीक है, देखो बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी पुस्तकों से आप पढ़ सकते हो। कोई आपको कोई पुस्तक एक्स पुस्तक बोल रहा होगा, कोई आपको वाई पुस्तक बोल रहा होगा, पर यहाँ पे एक्स पुस्तक, वाई पुस्तक, जेड पुस्तक उठाने के पहले आपको ये देखना है कि आपके पास समय कितना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सितंबर के आखिरी वीक में क्या होने वाला है, आपका एग्जाम होने ही वाला है। उसमें डेट में कोई परिवर्तन फिलहाल के लिए मान के चलें, वर्तमान परिस्थितियों में तो कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब आपको सितंबर में एग्जाम देना ही देना है। मतलब ले दे के मोटा मोटा बात कर लें कि आपके पास 1 महीने हैं। तो क्या 1 महीने में आप कितनी बड़ी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि आप 400 पेज की एक पुस्तक लेकर के बैठ गए, पूरा एक बार भी उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, या एक बार ही कवर कर पा रहे हैं तो दूसरी बार का समय नहीं मिला, तो एक बार का पढ़ा हुआ ना पढ़े के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसी पुस्तकें उठानी जिसमें शॉर्ट एंड स्वीट वे में दिया हुआ है, बहुत ही क्रिस्प वे में दिया हुआ है। आपका पूरा होलिस्टिक टॉपिक भी कवर हो जाएगा, कुछ छूटेगा भी नहीं, समय भी कम जाएगा, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ पुस्तकें आपको बताए दे रहा हूँ, आप चाहें तो इनको मार्केट से परचेस कर सकते हैं, या फिर ये जिस पब्लिकेशन की पुस्तक है उस पब्लिकेशन से आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पुस्तक दी हुई है, ये दर्पणशील सेल्सियस की पुस्तक है, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई। ठीक है, हमारे 3 टॉपिक थे। ठीक है, खंड आ में यूनिट 1 मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य, संस्कृति, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति, और मध्य प्रदेश की क्या है, इसी में क्या हो जाता है, आर्थिक विकास वगैरह। तो मतलब क्या है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। 4 टॉपिक थे आपके। ये चारों टॉपिक क्या है आपका, इन 2 पुस्तकों से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। पहली पुस्तक क्या है, पहला टॉपिक क्या था, साहित्य सभ्यता एवं साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास एवं संस्कृति। साहित्य इतिहास एवं संस्कृति क्या है, ये यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। ये मात्र पुस्तक लगभग 150 पेज के आसपास की, इसमें पूरा कहानी क्या हो जाएगी आपकी, कवर हो जाएगी, कुछ भी आपका इसमें से नहीं छूटेगा। ठीक है, बाकी पुस्तकें आप लेकर के बैठेंगे 300 पेज 400 पेज की कहानी लेकर के बैठेंगे, अनावश्यक है, क्योंकि सीधी सी बात है आपके पास समय नहीं है, चीज़ों को आप क्या है याद रख नहीं रख पाएंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश का भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था। तो मध्य प्रदेश का भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था भी आपका बहुत आसानी से कवर होगा इस पुस्तक से। मात्र 200 पेज की पुस्तक है। इसी पुस्तक से हम पढ़ने का प्रयास पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी आपकी जो क्लासेस होंगी हम इसी पुस्तक से पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें कैसे आसानी से क्या पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक, वहाँ पे जो यूनिट दी हुई थी 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट क्या थी आपकी, आईसीटी संबंधित, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी। तो इसके लिए दर्पणशील सर्विसेज के ही पुस्तक आती है, यूनिट 9 नाम से, या सूचना संचार प्रौद्योगिकी नाम से, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस पुस्तक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप कहाँ अपने उस यूनिट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बचता है आपका कौन सा, यूनिट 4। खंडा की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, खंडा में क्या बचता है आपका, यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या पॉइंट था आपका, अगर मोटा मोटा टॉपिक में बात कर लें तो एक क्या था, समसामयिक था, करंट अफेयर। दूसरा क्या था, खेल वाला पोर्शन उसमें क्या है कवर किया गया था। ठीक है, जो समसामयिक था उसके लिए आप कोई भी पुस्तक मार्केट से ले सकते हैं, जैसे कि स्पीडी आती है, या फिर आपका क्या आ जाता है, पीडी आती है। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, उसको आप लेकर के अपने पॉइंट्स को कवर सकते हैं। खेल के लिए कोई भी आप एक पुस्तक ले सकते हैं, उसके नज़रिए से घटना चक्र वगैरह के देख सकते हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण देख सकते हैं, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा वो पोर्शन। ठीक है, इसके बाद आता है खंडवा के लिए। देखो खंडवा के लिए एक पॉइंट तो मेरा क्या होगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करता हूँ साथ ही साथ, और पूरा आपका उसमें क्या हो जाएगा, कंटेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस कवर हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, हो सकता है आपको लगे कि मुझे कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है। ये पुस्तक अभी क्या है, मुकेश माहेश्वरी जी की पुस्तक आई है, इसी चीज़ के लिए उनने निकाला है, द्वितीय प्रश्न पत्र नाम से ही निकाला हुआ है उनने। इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, और वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो एक काम कर सकते हैं आप, ये पार्ट 2 के लिए। ठीक है, पार्ट 2 मतलब खंडवा के लिए, वो क्या है, ये कोई मार्केट में ये पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, एग्जाम इंस्पेक्ट.com जो एक वेबसाइट है, इनसे संपर्क कर सकते हैं कि कैसे प्रोवाइड करेंगे आपको ये बुक। ठीक है, 2022 एडिशन ने लिख करके दिया हुआ है, अगर आपको लगता है तो आप अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, उनसे बात करके परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है,
ये पूरा क्या था आपका पूरा सिलेबस था जिसको हमने डिकोड किया, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं कल की क्लास से, उसके बारे में आज हमने क्या है चर्चा करी है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है आपका ये आज का क्लास थोड़ा कवर एंड होगी अभी के लिए। कल जब हम मिलेंगे तो खंड बा की जो पहली यूनिट थी उस शिक्षा के संबंध में, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे अपनी ये जो पूरी लेक्चर सीरीज होने वाली है उसको चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है।